Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to cover daily current affairs of 22nd October. So let's begin our current affairs session. Our first topic is Kaleshwaram Eco Clearance Violet Law. The National Green Tribunal has held that environmental clearance to the Kaleshwaram lift irrigation project was granted ex post facto after completion of substantial work by Ministry of Environment, Forest and Climate Change इन वायलेशन ऑफ लॉ। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने कहा है कि जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को एक्स पोस्ट फैक्टो मिला था प्रोजेक्ट के सब्सटेंशियल कंप्लीट होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा वो वायलेशन है लॉ का। इसके लिए फिक्स अकाउंटेबिलिटी और रेमेडियल मेजर्स की जरूरत है। फॉर दैट पर्पस इट हैज डायरेक्टेड द MOEF NCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू कंस्टिट्यूट अ 7-member एक्सपर्ट कमिटी। तो जो इस पर्पस के लिए उन्होंने डायरेक्ट किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होंगे वो 7-member का एक्सपर्ट कमिटी कंस्टिट्यूट करेंगे। जो एक्सपर्ट कमिटी होगा वो एसेस करेगा कि कितना डैमेज हुआ है इस प्रोजेक्ट के कारण 2008 से 2017 के बीच में और आइडेंटिफाई करेगा कि क्या नेसेसरी स्टेप लिया जा सके इसको रिस्टोर करने के लिए। It could look into relief and rehabilitation measures adopted and required to be further adopted, examine effective implementation of the environmental management plan submitted by the project proponent। तो ये जो है देखेगा जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन मेजर्स अडॉप्ट किया गया है और जो अडॉप्ट करने की जरूरत है, एग्जामिन करेगा जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंट किया गया है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को और सबमिट करेगा प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट को। अब कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है क्या? तो ओरिजिनली इसको प्राणहिता चेवला प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। एल्सवाइल आंध्र प्रदेश में इसको रीडिजाइन किया गया, एक्सटेंड किया गया और रीनेम्ड किया गया कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना में 2014 में। इट इज एम टू मेक तेलंगाना ड्रॉट प्रूफ बाय हार्वेस्टिंग द फ्लड वाटर ऑफ द गोदावरी। इसका एम क्या था कि ये तेलंगाना को ड्रॉट प्रूफ बनाए, हार्वेस्ट करे जो फ्लड वाटर है गोदावरी का उसको। The project is an under construction multi-purpose irrigation project on the Godavari River in Kaleshwaram, भूपालपल्ली एंड तेलंगाना। तो जो ये प्रोजेक्ट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है ये गोदावरी रिवर के ऊपर है, कालेश्वरम, भूपाली और तेलंगाना का। अब द प्रोजेक्ट स्टार्ट एट द कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ प्रणहिता रिवर एंड गोदावरी रिवर। ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करता है कन्फ्लुएंस पॉइंट में प्रणहिता रिवर और गोदावरी रिवर के। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कालेश्वरी रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट का? तो जो वाटर होगा गोदावरी का वो टैप किया जाएगा रिवर्स पंपिंग और स्टोरेज के द्वारा। इससे ये फैसिलिटेट करेगा एग्रीकल्चर को ओवर 38 लाख एकर्स पे, मदद करेगा रिज्यूनेट करने में थाउजेंड्स ऑफ टैंक को, प्रोवाइड करेगा वाटर इंडस्ट्री के लिए, सप्लाई करेगा ड्रिंकिंग वाटर हैदराबाद और सिकंदराबाद में, क्रिएट करते हुए सीरीज ऑफ स्टोरेज टैंक को और नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस के द्वारा। The project will also support Mission Kakatiya and Mission Bhagirathi scheme, designed to provide drinking water to many villages and improve the capacities of tank। ये जो प्रोजेक्ट है वो सपोर्ट करेगा मिशन काकटिया को और मिशन भागीरथी स्कीम को भी, जिसको कि डिजाइन किया गया है प्रोवाइड करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर बहुत सारे विलेजेस में, ताकि इम्प्रूव किया जा सके जो कैपेसिटी है टैंक का। When completed, it will be the world largest irrigation and drinking water system। जब ये कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम होगा। अब ये कालेश्वरम रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट का पिक है। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बोला था, तो अब हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में जानेंगे। तो ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको कि सेटअप किया गया है अंडर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंट किया जा सके और डिस्पोज किया जा सके जो केसेस रिलेटेड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से लेके कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को लेके व अदर नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। With the establishment of the NGT, India became the third country in the world to set up a specialized environmental tribunal, only after Australia and New Zealand, and the first developing country to do so। ये NGT के एस्टेब्लिशमेंट के बाद इंडिया तीसरा कंट्री बन गया है वर्ल्ड का जिसने एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल सेटअप किया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, और पहला डेवलपिंग कंट्री है ये करने वाला। NGT is mandated to make disposal of application or appeal finally within 6 months of filing the same। तो जो NGT है वो मैंडेटेड है कि वो डिस्पोज करेगा एप्लीकेशन को जो अपील फाइल किया गया है विद इन 6 मंथ के अंदर फाइल करने के। द NGT हैज 5 प्लेस ऑफ सिटिंग।
New Delhi the principal place of sitting and भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई आर दी अदर 4। तो जो एनजीटी है वो 5 प्लेसेस है उसका सिटिंग का, न्यू दिल्ली प्रिंसिपल है, उसके अलावा जो 4 प्लेसेस है भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। अब स्ट्रक्चर क्या है एनजीटी का, तो जो ट्राइब्यूनल कंप्राइज ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर, दे शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो ट्राइब्यूनल है वो कंप्राइज करता है चेयरपर्सन को, जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, उनका जो टर्म होता है वो 5 साल के लिए होता है और वो री एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। जो चेयर पर्सन है वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। A selection committee shall be formed by central government to appoint the judicial member and expert member। एक सिलेक्शन कमिटी बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करने के लिए जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर को, और एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं एक्सपर्ट मेंबर ट्राइब्यूनल के। अब सेकंड टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन ब्लेंडेड सीएनजी, HCNG जिसको हम कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन ब्लेंडेड सीएनजी है वो हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। In Delhi, instead of physically blending hydrogen with CNG, hydrogen spilled CNG will be produced using compact reforming process patented by Indian Oil Corporation। तो दिल्ली में फिजिकली ब्लेंडिंग हाइड्रोजन विद सीएनजी के जगह पे हाइड्रोजन स्पाइक सीएनजी प्रोड्यूस किया जाएगा कॉम्पैक्ट रिफॉर्मिंग प्रोसेस के द्वारा, जिसका कि पेटेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लिया है। ये न्यूज में क्यों आया, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इनॉग्रेट किया है इंडियन ऑयल कॉम्पैक्ट रिफॉर्मर प्लांट और लॉन्च किया है ट्रायल रन दिल्ली बसेस का, जो कि हाइड्रोजन ब्लेंडेड सीएनजी पर रन करेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, तो जो HCNG है को प्रोड्यूस किया जा सकता है डायरेक्टली सीएनजी से बाईपास करते हुए एनर्जी इंसेंटिव इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को और हाई प्रेशर ब्लेंडिंग कॉस्ट को। जो फ्लेक्सिबल एंड रोबस्ट प्रोसेस अलो द प्रोडक्शन ऑफ HCNG ऑन साइट इन लेस सिवियर कंडीशन एंड अंडर लो प्रेशर। तो जो फ्लेक्सिबल और रोबस्ट प्रोसेस है वो अलो करेगा प्रोडक्शन जो है हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का ऑन साइट पे प्रोड्यूस किया जा सकता है काफी कम सिवियर कंडीशन में और काफी कम प्रेशर पे। ये जो है हाई यील्ड मिक्सचर होगा अप टू 4 to 5% कंपेयर टू सीएनजी इनपुट क्वांटिटी का। जो कॉस्ट होगा हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्रोडक्शन का वो पूरे प्रोसेस का इज अबाउट 22% चीपर होगा देन कन्वेंशनल फिजिकल ब्लेंडिंग है, तो सस्ता भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये PIB का टॉपिक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनाउंस दैट 6th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 विल बी हेल्ड फ्रॉम 22nd to 25th December 2020 एट वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 6th एडिशन होगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का वो 22nd से 25th दिसंबर 2020 में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा। तो IISF एक एनुअल इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है जॉइंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विजना भारती विभाग के द्वारा मिलकर। अब IISF is a festival to celebrate the achievement of India's scientific and technological advancement with student, innovator, craftsmen, farmers, scientists and technocrat from India and abroad। तो जो IISF है वो फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करता है जो अचीवमेंट है इंडिया के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, उसके स्टूडेंट, इनोवेटर, क्राफ्टमैन, फार्मर्स, साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट जो कि इंडिया व अब्रॉड से है। द फर्स्ट एंड सेकंड IISF जो है वो न्यू दिल्ली पे, थर्ड चेन्नई पे और फोर्थ लखनऊ पे हुआ था और फिफ्थ कोलकाता पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीसीज इन न्यूज, लायन टेल्ड मैकाओ। तो कोई भी अगर स्पीसीज न्यूज में आता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनियन गवर्नमेंट allowed a geotechnical investigation that involved drilling of 12 boreholes inside Savatthi Valley Lion Tail Macaw Sanctuary in Western Ghat in कर्नाटका। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया है जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कि 12 बोरहोल ड्रिल किया जाएगा कहाँ पे, तो इनसाइड सवती वैली लायन टेल मकाओ सेंचुरी पे। ये सेंचुरी है कहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट में कर्नाटका का। अब हम जानेंगे लायन टेल मकाओ के बारे में। तो ये जो है इंडेमिक है रेन फॉरेस्ट में वेस्टर्न घाट का। लायन टेल मकाओ जिसको कि हम मैकाका साइलेनस के नाम से भी जानते हैं, ये इंडेंजर स्पीसीज है IUCN के असेसमेंट में। तो IUCN के स्टेटस हमको इसको याद रखना है, इंडेंजर्ड है और वेस्टर्न घाट में इंडेमिक। अब इट इज लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज के।
इसको शेड्यूल 1 स्पीशीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है इंडियन लॉ का। उनका जो टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है 2500 मैच्योर इंडिविजुअल का है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलास। The International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS, is an international maritime treaty which set minimum safety standards in the construction, equipment and operation of merchant ship. तो जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, ये एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रीटी है जो कि सेट करता है मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड को, जो कि कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट और ऑपरेशन के समय मर्चेंट शिप का मेंटेन करना होगा। सोलास इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो सोलास को एडमिनिस्टर कौन करता है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। द कन्वेंशन रिक्वायर्स सिग्नेटरी फ्लैग स्टेट्स टू इंश्योर दैट शिप फ्लैग्ड बाय देम कंप्लाई विद एटलीस्ट दिस स्टैंडर्ड। और जो कन्वेंशन है वो रिक्वायर करता है कि जो सिग्नेटरी फ्लैग स्टेट होंगे वो इंश्योर करें कि जो शिप उनके द्वारा फ्लैग किया जा रहा है वो एटलीस्ट ये स्टैंडर्ड का पालन करेंगे। जो फर्स्ट वर्जन था सोलास ट्रीटी का वो पास किया गया था 1914 में इन रिस्पांस टू जो सिंक हुआ था आरएमएस टाइटैनिक, उसके रिस्पांस में, जहां पे प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ लाइफ बोट व अदर इमरजेंसी इक्विपमेंट जो थे सेफ्टी प्रोसीड्यूर इंक्लूडिंग कंटिन्यूअस रेडियो वॉचेस नहीं थे। 1914 का ट्रीटी जो था नेवर फोर्स में नहीं आ सका क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया था। फर्दर वर्जन जो था उसको अडॉप्ट किया गया 1929 एंड 1948 में। अब सोलास जो है इन सक्सेसिव फॉर्म इज जनरली रिगार्डेड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रीटी कंसर्निंग द सेफ्टी ऑफ मर्चेंट शिप। तो जो सोलास अपने सक्सेसिव फॉर्म में है उसको जनरली माना जाता है काफी इंपॉर्टेंट है सारे इंटरनेशनल ट्रीटी में, जो कि कंसर्न करता है सेफ्टी से मर्चेंट शिप का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्हेंसमेंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर। अंडर रूल 90 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, a candidate contesting Lok Sabha poll can spend up to ₹70 lakh and up to ₹20 lakh in assembly election depending on the state in which he is contesting poll। तो जो रूल 90 है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 का, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा पोल के वो स्पेंड कर सकते हैं 70 लाख और अप टू 28 लाख असेंबली इलेक्शन के लिए, डिपेंड करेगा वो किस स्टेट से इलेक्शन लड़ रहा है। अंडर सेक्शन 77 of Representation of People Act 1951, every candidate shall keep a separate and correct account of all expenditure incurred between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result। तो जो सेक्शन 77 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उसमें हर एक कैंडिडेट को क्या है एक सेपरेट और करेक्ट अकाउंट रखना है अपने एक्सपेंडिचर का, जो कि वो करेंगे डेट ऑन विच जब वो नॉमिनेट हो रहा है और डेट जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस समय तक का। All candidates are required to submit their expenditure statement to the Election Commission of India within 30 days of the completion of the election। और सारे कैंडिडेट को रिक्वायर्ड किया जाता है कि वो सबमिट करेंगे जो उनका एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विदिन 30 डेज में इलेक्शन के कंप्लीट होने के बाद। An incorrect account or expenditure beyond the cap can lead to disqualification of the candidate by Election Commission of India for up to 3 years under Section 10A of the Representation of People Act 1951। जो incorrect account होगा expenditure का beyond cap लिमिट के, उसके कारण डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 3 साल के लिए अंडर सेक्शन 10A में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के। ये नोट करने वाली बात है कि कोई कैप नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो कि ऑफन एक्सप्लॉइट करता है कैंडिडेट ऑफ पार्टी को। However, all registered political party have to submit a statement of their election expenditure to the Election Commission of India within 90 days of the completion of election। और क्या होता है सारे रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं वो सबमिट करते हैं अपने स्टेटमेंट को इलेक्शन के एक्सपेंडिचर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विदिन 90 डेज के अंदर इलेक्शन के कंप्लीट होने के बाद। जो कैंडिडेट है उसको 30 दिन के अंदर करना पड़ता है और पार्टीज को 90 डेज के अंदर। अब रिसेंटली जो पोल स्पेंडिंग लिमिट जो है कैंडिडेट का जो कि इलेक्शन लोकसभा असेंबली का होने वाला है उसको बढ़ा दिया गया है 10%। Center has approved this based on the recommendation of Election Commission that contestants be allowed to spend more on campaign, keeping in mind difficulties they may face due to COVID-19 कर्व्स। सेंटर ने इसको बढ़ाया है रिकमेंडेशन पे इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि कॉन्टेस्टेड को अलाउ किया जाए वो स्पेंड मोर करे कैंपेन में, क्योंकि ध्यान में रखा गया इस बात को कि जो कोविड-19 के सिचुएशन है उसके कर्व को डील करने के लिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। By the maximum expenditure of a candidate can incurred for campaign in Lok Sabha poll is now ₹77 लाख। अब जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कैंडिडेट कर सकता है कैंपेनिंग में लोकसभा पोल का वो 77 लाख है।
लास्ट टाइम जो एक्सपेंडिचर सीलिंग था उसको इनहेंस किया गया था अहेड ऑफ लोकसभा पोल के 2014 में। फॉर असेंबली इलेक्शन इसको बढ़ा के 28 लाख से 30.8 लाख कर दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स। ये पीआईबी का न्यूज है। तो न्यूज में क्यों आया, तो 14 स्टेट हैव शोन रिडक्शन इन द सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स एंड 9 स्टेट हैव शोन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन एसटीएस फॉलो अ प्रिवेलेंस सर्वे। तो 14 स्टेट ने रिडक्शन शो किया है सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स में और 9 स्टेट ने सब्सटेंशियल रिडक्शन शो किया है प्रिवेलेंस से सर्वे के पहले। सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स को हम पैरासिटिक इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं। It is known to have detrimental effect on children's physical growth and well-being and cause anemia and undernutrition। ये जो है उसका detrimental effect पड़ता है चिल्ड्रन के फिजिकल ग्रोथ में, वेलबींग पे, और इसका कारण एनीमिया व अंडर न्यूट्रिशन भी होता है चिल्ड्रन को। रेगुलर डिवॉर्मिंग एज एडवाइज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एलिमिनेट वॉर्म इन्फेस्टेशन अमंग चिल्ड्रन एंड आइसोलेशन लिविंग इन एरिया विद द हाई एसटीएस बर्डन। और रेगुलर डिवॉर्मिंग जो है वो एडवाइज किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ताकि एलिमिनेट किया जा सके वॉर्म के इन्फेस्टेशन को चिल्ड्रन और आइसोलेशन से, जो कि हाई एसटीएस बर्डन एरिया में अगर रह रहे हैं तो। एज पर WHO रिपोर्ट ऑन एसटीएस जो कि पब्लिश किया गया था 2012 में, इंडिया में एस्टिमेटेड 64% चिल्ड्रन जो कि एज ग्रुप 1 to 40 ईयर के बीच के है वो रिस्क में है एसटीएस के। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल completed the baseline STS mapping across the country by the end of 2016. The data showed varied prevalence ranging from 12.5% in Madhya Pradesh to 85% in Tamil Nadu। तो जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल था उसने कंप्लीट किया बेसलाइन एसटीएस मैपिंग किया पूरे कंट्री का 2016 के एंड तक। तो जो डाटा है वो शो करता है वेरिड प्रिवलेंस है 12.5% मध्य प्रदेश, 85% हाई तक तमिलनाडु के एरिया में इसका प्रिवलेंस है। अब नेशनल डिवॉर्मिंग डे Since its launch in 2015, the National Deworming Day, a flagship program of Ministry of Health and Family Welfare, is implemented as a biannual single-day program implemented through the platform of school and आंगनवाड़ीज। तो ये जो लॉन्च किया गया था 2015 में नेशनल डिवॉर्मिंग डे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। ये इम्प्लीमेंट कर रहा है एक बाई एनुअल सिंगल डे प्रोग्राम है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है प्लेटफॉर्म ऑफ स्कूल और आंगनवाड़ी की मदद से। इम्प्लीमेंटेशन जो है नेशनल डिवॉर्मिंग डे का वो किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कोलैबोरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसमें टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है WHO एंड टेक्निकल पार्टनर के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। तो जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर है लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत, उसने रिसेंटली फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन किया है साइबर क्राइम को लेकर इंडिया का। साइबर क्राइम इन इंडिया काउज ₹1.25 ट्रिलियन लॉस इन 2019। तो साइबर क्राइम के कारण इंडिया में 1.25 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है 2019 में। Cyber threat will continue to increase as the country start developing smart cities and rolling out 5G network among other initiatives। और साइबर थ्रेट क्या है वो और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि कंट्री क्या है डेवलप कर रहा है स्मार्ट सिटीज़ को, रोल आउट कर रहा है 5G नेटवर्क को और अदर इनिशिएटिव ले रहा है। There are only a few Indian companies who are making some of the cyber security product and there is a weak vacuum in this sector। और बहुत ही कम इंडियन कंपनीज है जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और बहुत बड़ा गैप हो जाता है इस कारण इस सेक्टर पे साइबर सिक्योरिटी के। So a dedicated industry forum for cyber security should be set up to develop trusted indigenous solution to check cyber attack। इसलिए एक डेडिकेटेड इंडस्ट्री फोरम की जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की जिसको कि डेवलप किया जा सके ट्रस्टेड इंडिजिनस सॉल्यूशन के द्वारा जो कि चेक करे साइबर अटैक को। तो स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम, जो स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि स्प्रेड किया जा सके अवेयरनेस साइबर क्राइम को लेके। तो ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि इनेबल करेगा कंप्लेन कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल, रेप, गैंग रेप, इमेजेस और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट के बारे में। A scheme for establishment of Indian Cyber Crime Coordination Center (I4C) has been established to handle issues related to cyber crime in the country in a comprehensive and coordinated manner। एक स्कीम जो कि इस्टेब्लिश करने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का उसको इस्टेब्लिश किया गया जो कि हैंडल करेगा इश्यू रिलेटेड टू साइबर क्राइम का कंट्री पे एक कम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड मैनर पे।
इस्टेब्लिश किया गया नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्री पे। ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज हैव बीन मैंडेटेड टू रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट टू CERT इन एक्सपेडिटली। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोवाइड करते हैं डिजिटल सर्विस, उनको मैंडेट किया गया कि वो रिपोर्ट करें साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को कंप्यूटर इमरजेंसी रिपोर्ट टीम इंडिया को। अब साइबर स्वच्छता केंद्र Botnet Cleaning and Malware Analysis Center has been launched for providing detection of malicious program and free tools to remove such program. साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग मालवेयर एनालिसिस सेंटर को लॉन्च किया गया ताकि वो डिटेक्ट कर सके मैलिशियस प्रोग्राम को सिस्टम से, और वो प्रोवाइड करेगा फ्री टूल्स जो कि रिमूव करे वैसे प्रोग्राम्स को। फॉर्मुलेट किया गया क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान ताकि काउंटर किया जा सके साइबर अटैक को और साइबर टेररिज्म को। अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है इससे डील करने के लिए, तो रेगुलरली इश्यू किया जाए अलर्ट व एडवाइजरी, कैपेसिटी बिल्ड किया जाए, ट्रेन किया जाए लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल को, प्रोसिक्यूटर को, जुडिशियल ऑफिसर को, इम्प्रूव किया जाए साइबर फोरेंसिक फैसिलिटीज को, और स्पीड अप किया जाए इन्वेस्टिगेशन को। अब फाइनली जो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है ये स्टेट सब्जेक्ट है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार स्टेट और यूटी आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स थ्रू देयर लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी। और जो स्टेट और यूटी होते हैं वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए क्राइम को अपने लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको हम ब्रीफली रिकैप्चुलेट कर ले। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कालेश्वरम इको क्लियरेंस वायलेट लॉ। इसमें हम लोगों ने कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में जाना कि ये किस स्टेट में है, इसका एम क्या है, किस रिवर में है, सिग्निफिकेंस क्या होगा, प्रोजेक्ट किस स्कीम को सपोर्ट करेगा। इसी कालेश्वरम इको इरिगेशन प्रोजेक्ट में हम लोगों ने एनजीटी के बारे में भी जाना, एनजीटी का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, एनजीटी को क्यों सेटअप किया गया। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन ब्लेंडेड सीएनजी। तो इसमें हम लोगों ने देखा ये है क्या, किस स्टेट में, न्यूज में क्यों आया और इसका बेनिफिट क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, पीआईबी का टॉपिक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो किसने अनाउंस किया, कब से कब तक इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा और किस लिए इसको लाया गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने स्पीसीज से न्यूज पढ़ा लायन टेल मकाओ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई भी स्पीसीज के बारे में अगर आया है तो ये स्पीसीज कहाँ से मिला, IUCN स्टेटस इसका क्या है, जनरल स्टेटस जैसे कि वेस्टर्न घाट में ये इंडेमिक है, ये उसके कौन से शेड्यूल में इसको प्रोटेक्शन मिला गया है। देन हम लोगों ने पढ़ा सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी सोलास। तो ये है क्या, कौन एडमिनिस्टर करता है इसको, क्या इंश्योर करता है ये। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इनहेंसमेंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर। तो रूल सेक्शन क्या था जिसके तहत इनहेंस किया जा सकता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर को, और इलेक्शन के बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। देन सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिस हम लोगों ने पढ़ा, पीआईबी का न्यूज अगेन। तो इसमें ये न्यूज में आया क्यों, है क्या, किसको इफेक्ट करता है मेनली, एडवाइजरी इसके लिए क्या WHO ने दिया था। इसी टॉपिक के अंदर हम लोगों ने नेशनल डिवॉर्मिंग डे के बारे में भी जाना और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है। और लास्ट टॉपिक था हमारा साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। तो पहले तो हम लोगों ने जनरल डाटा इसका देखा, फिर स्टेप देखा जो गवर्नमेंट ने लिया स्प्रेड करने के लिए साइबर सिक्योरिटी को, साइबर क्राइम के अवेयरनेस को लेके, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इससे डील करने के लिए। ये सारे हमारे बुलेट पॉइंट है जो हमें रिवाइज करने में मदद करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हैंडल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम का। आप इसके माध्यम से हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड